क्योंकि अभी आपको जो क्वेश्चंस हैं वो सर रिपीटेड इन्हीं में से देंगे, तो अभी आपका एग्ज़ाम होना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सीक्वेंस में बताते जा रहा हूँ, आप बस सुनते जाओ। अब देखो बेटा, जो ऑप्शन 2 है आपका, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा है कि जनरल को किस सब डिवाइड किया गया है कैटेगरीज में। देखो बेटा, इसका आंसर भी ऑप्शन ए है, सब्सिडरी बुक्स एंड जनरल प्रॉपर। ठीक है, सब्सिडरी बुक्स के अंदर में कैश बुक, परचेस बुक, ये सारी चीज़ें आ जाती है। और दूसरा हो गया आपकी जनरल एंट्रीज ना, इसको वो सिंबलाइज कर रहा है जनरल प्रॉपर से। ओके, आइडेंटिफाई विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। तो देखिए बेटा क्या है ये, इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्ट टैक्स। जबकि जीएसटी जो होता है वो किसका पार्ट होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का, इसलिए इसका आंसर। और आपसे क्या पूछा है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, बड़े ध्यान से देखेंगे। फिर क्या बोला है इसके बाद, विच आर द फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टेट दैट अकाउंटिंग में मैनिपुलेटेड टू कॉन्सील द वाइटल है। कॉन्सील मतलब हाइड होता है बेटा, किसी चीज़ को छुपाना। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। कोई चीज़ छुपा रहे हो, मटेरियल फैक्ट छुपा रहे हो, तो मटेरियल फैक्ट को यहाँ पे वाइटल फैक्ट्स बोलना चाह रहे हैं। ओके, फिर देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसका और था, इसे पूछा विच ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। तो बेटा इसका आंसर है अंडरस्टैंडेबिलिटी। ओके, क्योंकि अंडरस्टैंडेबिलिटी में ही तो आपको क्लियरली प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना। इसके बाद आपसे पूछा बेटा, इन द फाइनेंशियल ईयर विनोद हैज टोटल सेल्स ऑफ 7,40,000 आउट ऑफ विच 5,60,000 वे आर रिसीव्ड इन कैश। टोटल एक्सपेंसेस उसने पे किए 2,70,000 के, जिसमें से 30,000 रुपये बिलोंग कर रहा है नेक्स्ट ईयर को, और 10,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। हिज इनकम फॉर द ईयर एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेटा बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे वर्ड क्या बोल रहा है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बेटा क्या होता है ना, आपके जेब में कितना पैसा आ रहा है, तो 740 में से 560 आपको कैश में मिला है, ऐसा बोला है। तो 560 आपको कैश में मिला है, और आपका खर्चा कितने रुपए का हुआ है बेटा कैश में, 2,70,000 का। तो आप बेटा 5,60,000 से 2,70,000 माइनस कर दो, तो जो आपका अमाउंट आएगा ना 2,90,000 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद बेटा आपको पूछा है और में, अगर आप और बनाते हैं तो इसमें आपसे वही क्वेश्चन को पूछ लिया एक्रूअल पे, और अमाउंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया। जैसे कि अब यहाँ पे बोला है सुनील के पास सेल्स है 7,40,000 रुपये की, 560 उसको कैश में मिला है, जिसमें से 380 वो टोटल एक्सपेंस किया है, जिसमें से 30,000 अगले साल के हैं। तो देखो बेटा एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो खर्चे अब हैं ही नहीं इस साल के, उसको हटा दो। तो 350 आपका ऐसे हो गया, मतलब 30,000 माइनस कर दिया, और 10,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो 360 हो गया। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, 7,40,000 में से 3,60,000 को माइनस करना पड़ेगा एक्सपेंसेस, तब जाके हमारा एक्रूअल बेसिस के बेसिस पे बेटा हमारा क्या निकलेगा, अमाउंट निकलेगा। तो अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये हो जाता है 3,80,000 रुपीज़ बेटा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 3,80,000 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, मैच द फॉलोइंग। तो बेटा मैच द फॉलोइंग में हमारे पास में ये दिख रहा है ट्रायल बैलेंस, जर्नल लेजर। तो ये बस वही क्लासिफिकेशन, तो आपको पता ही है कि जो जर्नल होता है वो किसका पार्ट होता है, क्लासिफिकेशन का पार्ट होता है। ठीक है, और जो जर्नल होता है वो हमारा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल को बोला जाता है। तो इसका आंसर तो सी का हो गया 1 और बी का हो गया 2। तो हमारा इसका आंसर रहेगा देखो सी का 1 बी का 2, ये ऑप्शन ए में मेरे को दिखा है, सी का 1 और बी का 2। अब इसका और वेरीफाई कर लेते हैं कि ए का 4 बोल रहा है। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। और डी का 3 बोल रहा है बेटा, डी मतलब बैलेंस शीट का फाइनेंशियल पोजीशन, बिल्कुल सही है, एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल की फाइनेंशियल। तो इसका आंसर बेटा ऑप्शन ए। बेटा अगला क्वेश्चन देखो, अरेंज द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस बोला है। तो सबसे पहले क्या आता है, आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फिर क्या आता है, रिकॉर्डिंग आता है, फिर क्या आता है, क्लासीफाइंग आता है, फिर क्या आता है, समराइजिंग आता है, फिर कम्युनिकेटिंग आता है। तो ये इसका प्रोसीजर है। मतलब सबसे पहले आ गया सी, सी के बाद आ गया ए के बाद आ गया बेटा डी। तो CAD BE, CAD BE इज द ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। फिर हमको बोला है क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर विल बी रिकॉर्डेड थ्रू विच वाउचर। तो बेटा देखो अगर आप उधारी खरीद रहे हैं फर्नीचर, तो आप इसको किस वाउचर से रिकॉर्ड करेंगे। तो बेटा देखो आपने खरीदा है, तो जब भी आप खरीद रहे हैं तो कुछ भी चीज़ आप दे रहे हैं, तो आप तो जब खरीद रहे हैं तो आप किस वाउचर से उसको रिप्रेजेंट करोगे, दैट विल बी द योर डेबिट वाउचर। ठीक है, अगला आपको क्या बोला है, पिक द आउट ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अब देखो बेटा आपको यहाँ पे 3 प्रकार की चीज़ें, देखो रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, अनएक्सपायर्ड सैलरी, ये सब एक्रूड के टर्म्स हैं 3। तो ये तो होंगे नहीं, लेकिन रिटर्न आउटवर्ड जो है इसमें से क्या है बेटा, ऑड है। तो इसको ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो बेटा 10th क्वेश्चन क्या बोला है, व्हेन द नंबर ऑफ अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इज मोर देन 1, एंट्री मेड बाय रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड।
डैश जर्नल एंट्री, देखो क्या बोल रहा है, जब हम अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करते हैं मोर देन वन से, जब हम बहुत सारे एंट्रीज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बेटा ऑप्शन बी। अगला है डिपॉजिट 70,000 इनटू द बैंक इज़ अ कॉन्ट्रा एंट्री। बिल्कुल, बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हो तो डबल कॉलम कैश बुक है, तो कैश और बैंक दोनों अफेक्ट हो रहा है, इसीलिए किस में जाएगा बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री में जाएगा। इसके बाद आपको क्या बोला बेटा, इट इज़ नॉट पोस्टेड टू द लेजर सिंस इट इज़ डबल एंट्री इज कंप्लीटेड इन कैश बुक इटसेल्फ। बिल्कुल सही बात है बेटा, ये लेजर में पोस्टिंग नहीं होती है क्योंकि इसकी डबल एंट्री की ऑलरेडी कैश बुक में ही पोस्ट हो चुकी है। तो बिल्कुल बोथ ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आर ट्रू। तो बेटा इसका आंसर हो गया सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस आगे और दिया है। इम्पैस सिस्टम इज मेंटेन बाय पेटी कैश बुक, बिल्कुल सही बात है बेटा। एवरी पेटी एक्सपेंसेस सपोर्टेड बाय वाउचर ड्यूली असिस्टेड, नहीं बेटा। देखो अब क्या है, पेटी कैश जो है ना ये चिल्लर खर्चे होते हैं, तो इसके लिए आपके पास में हर एक का वाउचर हो, ये आपके लिए वो नहीं है। तो और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं, तो हम ये बोल सकते हैं कि असर्शन जो है वो ट्रू है, पर जो रीज़न है वो क्या है, फॉल्स है। और इसके बाद दिया बेटा अ लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। अ लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री, बेटा ये गलत बात है, लेजर कभी भी फाइनल एंट्री नहीं कहलाता है, ठीक है। अ लेजर कंटेन्स द क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस, बिल्कुल रीज़न करेक्ट है। तो बेटा इसका आंसर होगा आपका कि असर्शन इज फॉल्स बट द रीज़न इज ट्रू, तो ये आपका इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। बेटा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बेटा व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर द स्टेट लाइन मेथड इन द फॉलोइंग केसेस। बेटा देखो इसमें आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाने बोल रहा है। मशीन की कॉस्ट है 1,50,000 रुपये, उसकी सैलवेज वैल्यू मतलब बेटा स्क्रैप वैल्यू 9 साल बाद की दे दिया आप लोग को, और रिपेयर चार्जेस दे दिया सेकंड ईयर में। रिपेयर चार्जेस बेटा घुमाने के लिए दिया, इसका कोई यूज़ नहीं होगा। 15,000 रुपये बेटा आप उसकी कीमत को कम कर दो। कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल एस्टिमेटेड लाइफ जब हम देखते हैं तो उससे डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकल जाता है। एस्टिमेटेड जो चलेगी बेटा वो 9 साल चलेगी, और कॉस्ट है 150 माइनस 15 करेंगे तो 1,35,000। तो 1,35,000 को बेटा हम क्या करते हैं 9 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 से 9, 4 बचा, 9 5 45। तो बेटा 15,000 हमारा ये इसकी वैल्यू आ गई थी। तो 15,000 अपन बेटा याद रखना, जब रेट बनाते हैं ना तो हम कैसे बना रहे हैं, डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इंटू 100 करते हैं। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये फॉर्म क्वेश्चन कुछ चेंज आ गया तो एटलीस्ट आप बना तो सकोगे। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे 15,000 अपॉन 1,50,000 रखते हैं बेटा, ये याद रखना, इंटू 100 करेंगे तो ये जो हमारा परसेंटेज बन गया, जो रेट आ गया हमारा, दैट इज इक्वल टू 10%। तो 10% इज द ऑप्शन बी एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट्स आफ्टर द 3 ईयर ऑफ द डेप्रिसिएशन और बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड 10%, उसकी वैल्यू आपको दे दी है 1,45,800, उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या रहेगी। तो बेटा देखो ये इसमें आपका एक फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला आपने पढ़ा था 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू 1 n टू द पावर 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन कॉस्ट। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हुए। इसका आंसर आपका ऑप्शन भी रहेगा, 2 लाख रुपीज़ इसकी अमाउंट की वैल्यू रहेगी। ओके, अब ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंसेस। तो भाई देखो ट्रायल बैलेंस हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हम एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट को चेक कर सकें। लेकिन बेटा देखो यहाँ पे किस तरीके से घुमाया, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स और एक्यूरेसी। तो बेटा इसका सबसे बेटर आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि आप जब चेक करते हो तो आप अरिथमेटिकली कैलकुलेशन देखते हो कि सारे डेबिट सारे क्रेडिट के जो अमाउंट आ रहे हैं वो मैच करने की नहीं करने। तो बेटा बड़े ध्यान से इसका आंसर टिक करना ऑप्शन डी। अब प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बेटा क्या है, देखो वॉलेंट्री है, कंपलसरी है, ना ही वॉलेंट्री है ना ही कंपलसरी। तो नहीं बेटा देखो ट्रायल बैलेंस बेसिकली कोई भी स्टेटमेंट कंपलसरी तो नहीं होता है पर वॉलेंट्री जरूर होता है ना। तो इसका आंसर वॉलेंट्री मतलब आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। अब आप बताइए वन साइडेड एरर को हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई करते हैं। तो जहाँ भी आपको बुक वर्ड दिख रहा है तो वो आपका सस्पेंस अकाउंट से ठीक होगा। तो देखो बेटा अभी हमको सेल्स रिटर्न बाय मधु वॉज रिकॉर्डेड थ्रू परचेज रिटर्न बुक, ये एक दिख गया, और सेल्स रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट बाय 1,000। तो बेटा ये जो ऑप्शन ए है ना इसमें हमारा सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। और इस सस्पेंस अकाउंट डज नॉट रिफ्लेक्ट ऑफ द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इट इम्प्लाइज डेट। तो बेटा अगर आपको पता है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी अगर आपका सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है तो ये किस बात को दर्शाता है कि वहाँ पे देखो क्या है कोई मोर एरर्स वहाँ पे अभी लोकेट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। अगला क्या बोला बेटा आपको, अगला आप लोग को बोला है, तो ये शायद जनरल एंट्रीज आ गई क्या 15 के बाद, हाँ, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ करंट
एज्यूमिंग जीएसटी। तो बेटा देखो अब इसके बाद सीधा आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। तो 18% जीएसटी आपको एज्यूम करने बोला है, मतलब आपको हर एक में 18% जीएसटी लगाना है, ठीक है। अब गुड सोल्ड टू लुभानी, गुड सोल्ड बाय लुभानी टू द करंट 50,000। तो बेटा इसमें आप लोग को वही एंट्री बनानी है, 18% आप इसमें निकालिए। 18% 50,000 का अगर आप निकालते हैं तो बेटा ये आपका अमाउंट आ जाता है 9,000 रुपये। कितना आ जाता है? 9,000 रुपीज़ आपका आ जाता है जीएसटी का। अब याद रखना बेटा, अब देखो आपको बताया नहीं कि कहाँ बेचा है, तो आप एक काम करो, इसमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली बोला है ना, तो आप ये समझ जाना कि क्योंकि आपको 18% बस बोला है ना बेटा, तो अभी आपको अलग अलग सी जीएसटी एस जीएसटी तो पता नहीं है, तो आप इसको मान लेंगे क्या? आई जीएसटी। तो आप इसकी एंट्रीज बनाएंगे किसके बेसिस पे? आई जीएसटी मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ जीएसटी भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि आप सामान बेच रहे हैं ना, तो आप बेच रहे हैं तो आपके पास में क्या है? पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो आप क्या एंट्री बनाएंगे बेटा? कैश अकाउंट डेबिट। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट 59,000, ठीक है। टू सेल्स, आपने सामान कितने का बेचा बेटा? 50,000 का आपने सामान बेचा, 50,000 की वैल्यू के सामान बेचे। टू आउटपुट, क्योंकि बेटा देखो आपके लिए जीएसटी एक लाइबिलिटी है, टैक्स कलेक्शन है, क्योंकि ये आपको पेमेंट करना है गवर्नमेंट के अकाउंट में, लेकिन जब तक आपने पे नहीं किया तब तक आपके लिए क्या है? एक प्रकार की लाइबिलिटी है। तो आप क्या करोगे बेटा? टू आउटपुट जीएसटी करके ये 9,000 रुपये जो है आप क्रेडिट साइड में दिखा दोगे, तो इसकी एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सी जीएसटी, ठीक है। इसी प्रकार से आपको और जनरल एंट्रीज भी बनानी है। आगे देखो आपको सोल्ड गुड्स टू रामोन हरियाणा गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस बोला है। लिस्ट प्राइस से हम क्या करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं, तो जो अमाउंट आता है उस पर फिर जीएसटी लगाते हैं। जैसे लिस्ट प्राइस से अभी ट्रेड डिस्काउंट 25,000 से 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो 5,000 रुपये माइनस हो गया बेटा, तो 20,000 बचा। अब 20,000 का हम 18% लगाएंगे, तो 20,000 का 18% 3,600 रुपये होता है बेटा, 3,600 रुपीज़। तो ये आप लोग एंट्रीज बनाना थोड़ा प्रैक्टिस करिए। सेल्स की एंट्री है ये बनाइए। अब टेलीफोन एक्सपेंसेस है 4,720 का, जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड है बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये अलग है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो 4,720 है ना, ये डिवाइड बाय कितने से होगा बेटा? ये 118 से होगा, ये ध्यान रखना। इसमें इंक्लूडिंग बोला है, इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी है, मतलब जो जिसके बराबर उससे डिवाइड करना है। तो ये वाले में फंसोगे आप, तो इसमें अमाउंट निकलेगा बेटा आपका इंटू 100 करोगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी। और अगर इंटू 100 की जगह में बेटा आप क्या रख दोगे? 18 रख दोगे ना, तो आपकी जीएसटी की वैल्यू भी निकल जाएगी। ओके, तो जब आप इसको 118 से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो इसकी जो बेस वैल्यू है वो आपको निकल जाएगी बेटा। ये 4,000 रुपये इसकी प्राइस आएगी और 720 रुपये इसका बेटा जीएसटी आएगा। तो इसकी एंट्री बनाओगे आप लोग। टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 4,000, इनपुट आई जीएसटी 720 रुपीज़, टू कैश 4,720 रुपीज़। तो इस तरीके से बेटा ये एंट्री बनेगी, ठीक है। जनरल एंट्रीज देखना, पेपर बड़ा टफ था, ये वाला पेपर को बड़ा ध्यान से देखना बेटा। देखो एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे कभी भी आप देखोगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि वो लंबे समय के लिए चलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। देखो आपको कैलकुलेट करने बोला है ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपको क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 10 लाख रुपीज़ एंड 4/5 ऑफ द गुड्स वेयर सोल्ड एट 12 लाख रुपये। आपको बोला है कि COGS जो है वो 10 लाख रुपये का है एंड 4/5 ऑफ द गुड्स वेयर सोल्ड एट 12 लाख रुपए। तो बेटा ये बड़ा आसान है, कुछ नहीं है। आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी थी? 10 लाख। तो 10 लाख का 4/5 कितना होता है बेटा? आप ये निकाल लो। 4/5 होता है बेटा 8 लाख रुपए। अब 8 लाख का सामान आप कितने में बेच रहे हो? 12 लाख में बेच रहे हो, तो आपका कितने का प्रॉफिट हो गया? 4 लाख रुपये का प्रॉफिट हो गया। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर में व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज ग्रेटर देन द ओपनिंग कैपिटल, इट मीन्स देखो बेटा, अगर आपका सिंगल एंट्री सिस्टम है और उसमें अगर आपका क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से ज़्यादा है ना, तो ओपनिंग कैपिटल में हम क्या ऐड करते हैं? प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट ऐड करें तब जाके क्या आ रहा है? क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग से ज़्यादा है, इसका मतलब किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही। अगला क्या है बेटा? देखो अब आपसे ये मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछ रहा है। अब आप बड़े ध्यान से देखना, COGS का हमने फॉर्मूला कई बार क्लास में देखा था कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और एडजस्टेड परचेस क्या होता था बेटा? नेट परचेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक परचेस में जुड़ा हो वो हमारा क्या हो जाता था? एडजस्टेड परचेस हो जाता था। तो इसका आंसर हो गया C का 1 एंड B का 4। तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में कहाँ पे। देखो C का 1 एंड B का 4, तो C का 1 B का 4 यहाँ है बेटा, एंड D का 2 चेक कर लेते हैं हम लोग। तो कैरियज कहाँ आता है बेटा? बिल्कुल, कैरियज एक भाड़ा होता है जो आपके शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो आपको ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कैरियज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए डेबिट साइड में आता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट के, बिल्कुल सही बात है बेटा। और इसके बाद क्या बोला है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट बेटा आप हमेशा कब प्रिपेयर करते हैं? तो फॉर द ईयर एंडेड। तो इसका ऑप्शन, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन जो है बेटा ऑप्शन भी है। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है? थ्योरी क्वेश्चन जरूर कर लेना बेटा। इसको आप क्या करो, आप अपने सिस्टम में AI में जाओ, AI में जाकर के आप सर्च करो डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम का डिफरेंस। तो उसके बेसिस पे आपको 3-4 बुलेट पॉइंट्स आ जाएंगे। उन बुलेट पॉइंट्स के बेसिस पे इसको याद कर लो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे सर पूछ सकते हैं, तो इसके बारे में आप एक डिफरेंस तैयार कर लो डबल एंट्री और सिंगल एंट्री सिस्टम के बेसिस में, ठीक है।
और बेटा देखो उसमें बेसिस भी लिख दिया, एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन और अकाउंट मेंटेन। तो ये 2 बुलेट पॉइंट्स तो करना ही करना, साथ में 1-2 और ऐड कर लेना आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट पेपर में आते हैं। यहाँ तक तो बेटा आपका हो गया कि उस पेपर का जो पेपर आप लोग थोड़ा बहुत बना सकते हो। ये पेपर आप लोग का मेन पेपर था। अब मैं आप लोग को सप्ली पेपर बता देता हूँ कि सप्ली पेपर में आप लोग का क्या क्या है। तो बेटा देखो, विच आर द फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग दैट स्टेट दैट अकाउंटिंग में बी मैनिपुलेटेड टू कॉन्सील द वाइटल फैक्ट। तो अकाउंटिंग देखो बेटा वही है, सेम क्वेश्चन सर ने भी उठा लिया है ना। तो अकाउंटिंग लीड टू विंडो ड्रेसिंग, अभी हमने देखा था वही क्वेश्चन सर ने उठाया। विच टर्म इज यूज्ड एज accrual accounting technique used to allocate the cost of natural resources such as timber, mineral, oil from the earth। बेटा देखो जब कभी भी आप कोई एक accrual concept अकाउंटिंग टेक्निक का आप यूज़ कर रहे हो कि कितना रुपए का खर्चा आ रहा है नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर में, तो बेटा देखो इसमें हम लोग क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ऑब्सोलेंस। नहीं देखो, अब नेचुरल रिसोर्सेज बोला ना बेटा, तो इसमें हम डिप्लीशन यूज़ करेंगे। ये आपका अकाउंटिंग से तो रिलेटेड नहीं है, ये बाहर से रिलेटेड है, पर हाँ ये आपको एक पॉइंट पे दिया हुआ था, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला क्या बोला बेटा आपको, अंडर द लोअर कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, लोअर ऑफ द कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू द पर्पस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। तो बेटा बड़े ध्यान से देखो, अपन ये ऐसा क्यों करते हैं, तो अपन ऐसा करते हैं एज पर द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। तो इसका आंसर होगा आपका क्या, प्रूडेंस। अगला बेटा आपको क्या बोला है, अगला आप लोग को बोल रहा है अंडर विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कुड बिकम एट जीरो एट द एक्सपायरी ऑफ द वर्किंग लाइफ। देखो आपको बोला है अगला क्वेश्चन कि किस मेथड के अंदर में डेप्रिसिएशन जो है फिक्स्ड एसेट जो है वो जीरो हो जाती है एक्सपायरी ऑफ वर्किंग लाइफ में। तो बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड है, बड़ा सिंपल इसका आंसर है, ठीक है। बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आफ्टर 2 ईयर इज 80,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। देखो बेटा आपको क्या बोला है, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स 2 साल के बाद उसकी कीमत कितनी बची हुई थी, 80,000 रुपये बची हुई थी। स्ट्रेट लाइन मेथड है बेटा, 2 साल बाद की कीमत है ना बेटा, तो 2 साल बाद की कीमत है, तो ये 80,000 कितने के बराबर है, 80% के बराबर है। तो 80,000 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे ना, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो निकल जाएगी, जो जिसके बराबर से डिवाइड कर, जो मतलब ये ब्रह्मास्त्र तो आपको दुनिया के हर जगह में यूज़ होना ही होना है बेटा, इसको बड़ा ध्यान से आप लोग समझ लो। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा आप लोग का 1 लाख रुपये। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को क्या बोले बेटा, तो देखो बड़े ध्यान से देखना, ये तो बहुत नॉमिनल क्वेश्चन पूछ लिया, बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या फिर एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो इसका आंसर बेटा ऑप्शन सी। इसके बाद आप लोग से क्या पूछ रहे हैं, अब आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है लायबिलिटीज़। बेटा लायबिलिटीज़ निकालने बोल रहा है, ऊपर वाले फॉर्मूला हमारे पास में था ही, तो हम उससे लायबिलिटीज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा बड़े ध्यान से देखना, इसमें नॉट पूछा था हमने, देखो अभी हड़बड़ी में हाँ टिक तो कर दिया, लेकिन हमने वर्ड नहीं देखा था, नॉट लिखा है, तो इसको मैं वापस बताता हूँ, ये तो सही है, ठीक है। एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज। तो देखो बेटा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है ना, अब कैपिटल अगर उधर चला गया तो क्या बच गया, एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी, ये भी सही है, ठीक है। और बेटा देखो कैपिटल को हम यहीं रहने दें और लायबिलिटीज़ को वहाँ भेज दें, तो ये भी सही है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो तीनों सही है। तो इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन डी। बड़े ध्यान से टिक करना, सर ने घुमा के तीनों को सही कर दिया है ना, ताकि आपका लॉजिक रहे, तभी आपसे बनेगा बेटे। अब आपको क्या बोला है, कैपिटल 5 लाख का है, कैश इन हैंड 40,000 का है, बिल्डिंग 8 लाख रुपए की है, बैंक ओवरड्राफ्ट, आपको बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ अ लाइबिलिटीज़ फॉर यू, ठीक है, कर्जा है आपके लिए, लाइबिलिटी है ये आपका, ठीक है, आपने औकात से ज़्यादा पैसा निकाल लिए, ऐसा समझ लो आप इसको, मतलब माइनस में आपका बैलेंस चला गया। तो बेटा देखो आपके पास में क्या है, कैपिटल है 5 लाख का, कैश इन हैंड है 40,000 रुपये का, बिल्डिंग है, बिल्डिंग एक एसेट्स है, और कैश इन हैंड भी आपके पास में एसेट्स है, तो टोटल आपके पास में एसेट्स हो गए 8,40,000 रुपीज़ के, और आपके पास में कैपिटल हो गया 5 लाख रुपए का। तो आप क्या करो बेटा, एसेट से आप अपने कैपिटल को माइनस कर दो, तो आप जब माइनस करेंगे तो आपके पास में कितना रुपये बच रहा है बेटा, 3,40,000 रुपीज़। क्या बच रहा है बेटा आपके पास में, 3,40,000 रुपीज़ बच रहा है। प्लस आपको देखो अलग से बैंक ओवरड्राफ्ट भी बता के रखा है 50,000 का, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, अब क्योंकि ये क्वेश्चन सर ने प्रिपेयर किया, ऐसे तो इसका आंसर क्योंकि वो 3,40,000 रुपीज़ के अंदर में बेटा आपको क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए, तो इसका आंसर आपको होना चाहिए नन ऑफ दिस। लेकिन अगर सर ये 340 में 50 ऐड करके 390 बोल रहे होंगे, तो एक बार रीवेरीफाई कर लेना सर से कि सर क्या कह रहे हैं। ऐसे तो इसका करेक्ट आंसर नन ऑफ द दिस होना चाहिए, पर सर हो सकता है कि इसको ये अलग से बताने के पीछे पर्पस हो सर का कि वो 390 टिक करवा रहे होंगे, तो ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको आप लोग मार्क करके रख लीजिए, ये एक बार अपने सर से आप वेरीफाई कर लीजिएगा इस मार्क्स के लिए। अगला बेटा आप लोग को बोला है गुड्स परचेज फ्रॉम राघव वॉज for rupees 4,500 but good recorded as 5,400 in the purchase book। तो इस टाइप ऑफ एरर इज, देखो बेटा अमाउंट का एरर होता है ना, कभी भी अमाउंट का एरर होता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं, ठीक है। अब आपको क्या बोला है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कब प्रिपेयर किया जाता है, तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, तो अब देखो बेटा अकाउंट होल्डर ऑफ द बैंक प्रिपेयर करता है और कोई प्रिपेयर नहीं करता है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्या बोल रहा है आप लोग को, द रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल इंडिकेट्स दैट
बेटा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, सर को बोलना है स्पेलिंग सुधारें, ठीक है। डिकेट्स नहीं इंडिकेट्स होता है, तो IN लिखना भूल गए। डेट ऑल टाइप ऑफ इनकम शुड बी रिकॉर्डेड एंड रिकॉग्नाइज्ड व्हेन। देखो बेटा क्या बोल रहा है, सारी इनकम कब कब रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तब रिकॉग्नाइज होना चाहिए जब आपको वो अर्न हो चुकी है या रिसीव हो चुकी है। बताओ, तो आप तब रिकॉग्नाइज करोगे ना जब वो आप अर्न कर चुके हो। और ये किस प्रिंसिपल के तहत होता है, एज पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस भी यहाँ पे आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं हम लोग, द डेप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ द 2 years ऑफ एन एसेट्स कॉस्टिंग 10,000 डेप्रिसिएटेड 10% एट फिक्स इंस्टॉलमेंट। बड़ा आसान है बेटा। तो क्या बोल रहा है आप लोग को, डेप्रिसिएशन वैल्यू आफ्टर 2 year ऑफ एन एसेट जिसकी कॉस्ट कितनी थी बेटा, 10,000 रुपये थी और 10% है, तो आपको डेप्रिसिएशन वैल्यू पूछा है। बड़े ध्यान से वर्ड देखना बेटा, क्या बोला है, डेप्रिसिएशन वैल्यू बोल रहा है, ठीक है। आफ्टर 2 years ऑफ एन एसेट्स मतलब डेप्रिसिएट काटने के बाद जो वैल्यू दी हुई है ना आपको, वो कितने रुपये दी हुई है, तो वो बेटा एंड ऑन रिड्यूसिंग भी पूछा आपसे। मतलब पहले आपसे फिक्स इंस्टॉलमेंट में पूछ रहा है, फिर आपसे पूछ रहा है रिड्यूसिंग में। तो देखो बेटा ये आपकी कॉस्ट पूछना चाह रहा है कि डेप्रिसिएट होने के बाद जो वैल्यू की कीमत बची ना वो कितने रुपए बच रही। तो 10,000 से आप 10% माइनस करेंगे तो 8,000 रुपये होता है बेटा। और 10,000 से पहले साल में माइनस करेंगे तो 1,000 माइनस हो गया, 9,000 से माइनस करेंगे तो 8,100 हो गया। तो बेटा इसका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, नॉट द ऑप्शन डी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब विच इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देखो बेटा अब क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का क्या एडवांटेज नहीं है। तो इनकम टैक्स एक्ट एक्सेप्ट दिस मेथड फॉर द टैक्स पर्पस, एसेट्स कैन बी डेप्रिसिएटेड अप टू नेट स्क्रैप वैल्यू और जीरो। बेटा यही इसके कभी भी स्क्रैप वैल्यू या जीरो तक नहीं हो सकती। लॉन्गर प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज अर्लियर फर्स्ट। बेटा इसका आंसर है ऑप्शन बी। अब आप ये टिक कर लो, इसको आप ज़्यादा डीप में मत समझो। आगे देखो आपको क्या बोल रहा है बेटा, मून ट्रेडर लखनऊ प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये आपको दे दिया है। अब आपको बोल रहा है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे आपको बताना है मून ट्रेडर का कि उसको क्या हुआ। तो ये क्वेश्चन भी बेटा आपका सेम उठाया हुआ पैटर्न से है, सर ने उठाया। आप लोग को COGS दे दिया है, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड दे दिया है 1,10,000 रुपीज़ के, जिसमें सैलरी आउटस्टैंडिंग और 25,000 रेंट पेड इन एडवांस जुड़ा हुआ है बेटा। तो 5,000 रुपये आप इसमें क्या करो, इज स्टिल आउटस्टैंडिंग लिखना चाहिए था सर को। तो 1,50,000 कर दो, उसमें से 25,000 माइनस कर दो, तो 1,15,000 में से 25,000 जब आप माइनस करेंगे तो 90,000 रुपये बचता है। तो 90,000 रुपये का आपका एक्सपेंस हो गया। COGS 50,000 के 5 लाख के हैं, तो 5,90,000 रुपये हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेटा आप लोग को दे दिया है, जिसमें से 1.5 लाख रुपये के डेटर और बिल रिसेबल जुड़े हुए हैं इसमें, ठीक है। तो गुड्स सोल्ड 10 लाख का है और अपना यहाँ पे अमाउंट कितना आ गया था, 5,90,000 रुपये। तो अगर हम 5,90,000 को 10 लाख से माइनस करते हैं तो 4,10,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा 4,10,000। अगला बेटा हम लोग को दिया हुआ है द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट विच सजेस्ट डेट ईच ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द बुक्स ऑन अकाउंट बाय सपोर्टिंग द वाउचर ऑफ द ट्रांजेक्शन इज नोन एज। तो बेटा देखो हम लोग बेसिकली किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के तहत ये सजेस्ट करते हैं कि जो हमारे ट्रांजेक्शन हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो सपोर्टिंग वाउचर्स के होने के चलते ये ऑब्जेक्टिविटी को दर्शाता है हमारी, ठीक है। अगला है हमारा दो आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, असर्शन दिया है और रीज़न दिया है। प्रोविजन इज द अमाउंट ऑफ एनी नोन लायबिलिटीज इज टू बी डिटरमाइंड विद द सब्सटेंशियल एक्यूरेसी। बिल्कुल सही है। प्रोविजन रिजर्व आर यूज्ड इंटरचेंजेबल, बिल्कुल गलत बात है बेटा। प्रोविजन अलग पर्पस के लिए बनाया जाता है, रिजर्व अलग पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज इनकरेक्ट। तो अपन को इसके लिए क्या बोलना पड़ेगा, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 11वां का अगला देखो, मतलब सर ने भी अपने पेपर का लेवल को बेटा बहुत अच्छा रखा है ना, और बहुत मतलब एडवांस क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि सप्ली का पेपर है, अच्छा एडवांस क्वेश्चन सर ने प्रिपेयर किया है। 12 टेलीविज़न सेट आउट ऑफ 10,000 ईच आर परचेज ऑन 1/4/2022 एंड ऑन इतने को खरीदा, फिर इतना खरीदा। अब आपको बोल रहा है 6 टाइप क्लोज्ड हो रहा है ऑन 31 मार्च मस्ट रिकॉर्ड। तो बेटा देखो इसमें आपको बोल रहा है कि 12 टेलीविज़न सेट था 10,000 रुपये ईच का, वो इतने तारीख को खरीदा गया। फिर कुछ और टेलीविज़न 14 सेट के इतने के खरीदे गए। फिर 6 टाइपराइटर परचेज किया गया 2,000 ईच का। ऑर्डर गिवन फॉर अनदर 6 टाइपराइटर अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इन बुक्स विच आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2024 मस्ट रिकॉर्ड। तो देखो बेटा आप एक बात समझो, पहले क्या बोला, 12 टेलीविज़न इतने के परचेज करेगा इतने तारीख को, फिर इतने तारीख के 11,000 रुपये के परचेज करे गए, सेट ऑफ रुपीज़ 11,000 के परचेज करे गए। अब फिर आगे आप लोग को क्या बोल रहा है, इतने तारीख को 6 टाइपराइटर इतने के परचेज करे गए और आगे 6 टाइपराइटर का ऑर्डर दिया गया।
तो हमसे पूछ रहे हैं अकाउंटिंग करने के लिए हम जब 31 मार्च को क्लोज करेंगे तो हम कितने का दिखाएंगे। तो बेटा सीधी सी बात है, जो आपका अमाउंट दिख रहा है जितने का भी परचेस करे उसका दिखाओगे, जो ऑर्डर हुआ उसका भी आप प्राइस को नहीं बुक्स में शो करेंगे। तो 10,000 और 11,000 21,000, 21 + 2 23,000, 23,000 रुपीज़। ठीक है, 23,000 रुपीज़ विल बी योर करेक्ट आंसर। लेट मी चेक वंस। 1,000 + 11 21, 21 + 2 23,000। इसमें अपने पास 23 का ऑप्शन नहीं है, इसको मार्क कर लो एक बार। ठीक है, ऐसे 24 दिया है, नियर 1 है, पर एक बार चेक कर लेना इसको। अगला बोल रहा है बेटा जीएसटी इम्पोज्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल सर्विसेज एंड गुड्स एक्सेप्ट। तो बेटा जीएसटी जो है ना वो किस पे नहीं लगता है। तो देखो जीएसटी सब पे लग रहा है, पर किस पे नहीं लगता है, लिकर पे नहीं लगता है। लिकर वो भी कौन सी वाली बेटा, लिकर इंटेंडेड फॉर ह्यूमन इंजेक्शंस, मतलब ह्यूमन इंटेक के लिए जो लिकर है ना उस पर बेटा जीएसटी नहीं लगता है। बाकी जीएसटी देखो बेटा, अब इसमें ना अल्कोहल 2 प्रकार का होता है। एक अल्कोहल होता है एथेनॉल वाला। एथेनॉल जो होता है ना वो केमिस्ट्री का एक पार्ट है, अपन को उतना डीप जाना नहीं है तो आप उसको छोड़ो। लेकिन जो लैब में यूज़ होता है ना उस पर जीएसटी लगता है, पर जो पीने वाला लिकर होता है ना उस पर बेसिकली जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि उस पर ऑलरेडी पुराने टैक्सेस लग रहे होते हैं, वैट लग रहा होता है। टोटल उस पर 50, 60, 70%, 80% लगता है। तो लिकर एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हम इसमें जो है वो एक्सक्लूडेड होता है जीएसटी के अंदर से। अगला हम लोग को बोल रहा है विच ऑफ इज़ नॉट द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देखो बेटा इसमें 3 तो है, रेलिवेंस भी है, कंपेरेटिबिलिटी भी है, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी है, लेकिन मटेरियलिटी जो है ना ये नहीं है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल दूसरे साइड आता है, इसमें नहीं आता है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर है बेटा ऑप्शन डी। फिर आप लोग से पूछ रहे हैं आपसे अब एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चन पूछ लिए। ज़्यादा नहीं है एमसीक्यू, 3-4 एमसीक्यू इस बचे हुए हैं बस, थोड़ा सा और एमसीक्यू है, इसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं। बस 3 ही एमसीक्यू और है। देखो क्या बोल रहा है, व्हेन 2 और मोर एरर्स आर, अरे ये छुप गया क्या, रुको हटा देते हैं इसको। जब 2 या 2 से ज़्यादा एरर्स जो हैं वो कमिटेड होते हैं इस तरीके से कि जो उसका नेट इफेक्ट है वो इन एरर्स का डेबिट और क्रेडिट अकाउंट में नहीं लाए, तो इस टाइप के एरर को हम लोग क्या बोलते हैं ब्रदर। देखो इस टाइप के एरर्स को हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ कंपेंसेटिंग एरर्स, मतलब 2 साइड के एरर हैं और 2 इस तरीके से हैं कि उसका इफेक्ट जो है वो डेबिट और क्रेडिट बराबर आ रहा है और कुछ भी इफेक्ट ऐसा कुछ पड़ नहीं रहा है। तो ये एरर हमारा क्या हो गया, कंपेंसेटिंग एरर हो गया। अगला हम लोग को क्या बोल रहे हैं बेटा, देखो और में इफ़ क्रेडिट परचेज ऑफ रघु वॉज 20,000 was recorded to sales book। नहीं बेटा इसका आंसर तो आप लोग ये नहीं टिक करना, ये इसका आंसर है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आप लोग को टिक करना, एरर ऑफ कमीशन। अगला देखो बेटा, इफ द क्रेडिट परचेज ऑफ रघु इज 20,000 एंड रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक, रेक्टिफाइंग एंट्री विल भी। देखो अब क्रेडिट परचेज किया हमने रघु से, तो हमको क्या एंट्री बनानी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु। ठीक है, और वो पोस्ट कहाँ हो गया, सेल्स बुक में पोस्ट हो गया, तो परचेज टू रघु तो हुआ नहीं है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन हमने पोस्ट कहाँ कर दिया, सेल्स बुक में बोला। जब भी बुक बोला है ना बेटा सिंगल साइडेड रह रहा है, तो टू सेल्स कर दिया हमने, तो क्या एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट। देखो अब बड़े ध्यान से देखना, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रघु वॉज रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक बोला है ना, तो हमको तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा वही करेंगे, परचेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट जो ज़बरदस्ती क्रेडिट हो गया तो उसको भी डेबिट कर देंगे। ठीक है, दोनों अमाउंट को कर दिए, और टू क्या लग देंगे बेटा, टू सस्पेंस अकाउंट कर देंगे 40,000 विद ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट हम लोग बना देंगे एंट्री को। फिर हमको बोल रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा अभी आपके थ्योरी क्वेश्चन आ गए हैं, प्रोविजन और रिजर्व के बीच का डिफरेंस को आप लोग निकाल के अच्छे से तैयार कर लो। ये 2 बार पूछा गया है। और कैपिटल और रिवेन्यू रिजर्व के बारे में बेटा एक बार आप लोग पढ़ लो, कैपिटल रिजर्व क्या होता है और रिवेन्यू रिजर्व क्या होता है। ठीक है, ये थ्योरी पार्ट है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लें। अगले क्वेश्चन बेटा आप लोग के बड़े आसान दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग लिखोगे ना 3-3 नंबर में ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये एक बार पढ़ लो, इसकी थ्योरी आप लोग देख लो। अबे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने बोल दिया। देखो एसेट्स हैविंग डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल हैविंग क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस लॉस हैविंग डेबिट बैलेंस, इनकम गेन हैविंग क्रेडिट बैलेंस। तो जिसके पास जो बैलेंस है ना बेटा उसकी पोस्टिंग आप लोग उसी साइड कर दो। ठीक है, तो ये साइड आप लोग पोस्टिंग कर दो। अगला आप लोग को बेटा बेसिक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप लोग इसको बनाइए और थ्योरी पार्ट को बनाइए। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए अलग से कुछ अगर लगता है तो हम देखते हैं इसको, फिर हम इसमें आगे का देखेंगे। हाँ, ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं यहाँ पे, इसको भी मैं डील कर देता हूँ। नेट सेल्स हमको 5 लाख रुपए का दिया हुआ है, COGS हमको 3 लाख रुपए का दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमको 1,20,000 रुपये का दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछ रहे बेटा 5 लाख में से 3 लाख माइनस कर दो 2 लाख, 2 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दो 80,000, 80,000 ऑप्शन डी जो है आपका ये आंसर है बेटा। आपको क्या बोला है, अगला क्या बोला बेटा आपको,
अगला आप लोग को बोला है इफ़ ओपनिंग कैपिटल इज 50,000 1 अप्रैल 2021 को ओपनिंग कैपिटल 50,000 रुपये को बोला है 1 अप्रैल 2021 को। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है 10 लाख रुपए का जनवरी को। फिर 10% का हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस सच वे में। तो देखो बेटा यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल 50,000 रुपये है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ये ढंग से दिख नहीं रहा है, 10,000 है शायद, 60,000 रुपये हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने बोले हम लोग को 10% और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने रुपये का आएगा बेटा। देखो 50,000 का पूरा 10% निकाल दो, 5,000 रुपये हो गया और 10,000 रुपये लगाया गया जनवरी को। तो बेटा जनवरी फरवरी मार्च 3 ही महीने के लिए लगेगा। तो 10,000 का 10% 1,000 रुपये होता है, लेकिन 1,000 रुपये का 3/4 करेंगे तो 3/4 करेंगे तो कितने रुपये आ गया 250 रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 5,250 ऑप्शन है, ठीक है। अगले और 2 क्वेश्चन है, इसको बनाओ। टाइम ज़्यादा हो रहा है रिकॉर्डिंग का तो मैं इतना ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप लोग के